नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की इस समय सीरीज चल रही है और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो है अधिगम, लर्निंग, सीखना। इस पे हमने अधिगम की परिभाषा, अधिगम के सिद्धांत और अधिगम के अंतर्गत आने वाले जो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें हमने पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का क्रिया अनुबंधन सिद्धांत हमने पढ़ लिया है, उस पर हमने चर्चा कर ली है। आज हम उससे आगे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पे चर्चा करेंगे और इसके बाद हम इसको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो के साथ बने रहें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सिद्ध होने वाले हैं, अतः आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप यदि चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो नीचे जो लाल बटन है वो लाल बटन को जो है उसको प्रेस करके ब्लैक कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम क्रिया प्रसूत का अनुबंधन भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो स्किनर हैं। स्किनर अमेरिका के रहने वाले थे और क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो 1938 में दिया गया था। स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ये कई बार पूछा जाता है, चूहे और कबूतर पर प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो स्किनर थे। स्किनर ने एक पिंजरा लिया और उसमें चूहा रखा, उसको नाम दिया स्किनर बॉक्स। उसने जो उछल कूद की उसे हम क्रिया कहते हैं और उसके लिए जो भोजन रखा गया था वो भोजन पुनर्बलन का काम करता है। स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं, इसीलिए उन्हें थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को आरएस में बदल दिया। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था एसआर, और स्किनर उसी सिद्धांत को आरएस सिद्धांत का नाम देते हैं, उल्टे रखते हैं। स्किनर का यह मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए, क्योंकि क्रिया करने के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, जैसे उस चूहे को भोजन दिया गया था। पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में और अधिक तीव्रता तेजी आती है। इसका शैक्षणिक महत्व, वांछित या उचित अनुक्रिया के पुनर्बलन होने से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। क्रिया के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। यानी कि पुनर्बलन ठीक समय पर होना चाहिए। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत में चूहे को भोजन मिलना उसके लिए उचित पुनर्बलन है। इसी प्रकार प्रशंसा के दो शब्द पुरस्कार और बच्चों की दृष्टि से उचित ये पुनर्बलन होता है। अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। और जो अगला जो सिद्धांत है वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। जब हम किसी चीज को पूरा देखते हैं यही गेस्टाल्ट है। और ये कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, ये कौन से शब्द से लिया गया है और इसमें कितने मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के कार्य किया था, कौन कौन सा था, कौन सा नहीं था, इस तरीके से ऑप्शन दे करके पूछता है। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ और इस संप्रदाय से संबंधित 3 व्यक्ति थे, मैक्स वर्दाइमर, कोहलर और कॉफका। ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाए। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह
गेस्टाल्टवाद सिद्धांत कहलाया। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। प्रयोग: चिंपैंजी सुल्तान, उसको कमरे में बंद किया और छत पर कुछ केले लटका दिए। वो सूझबूझ का प्रयोग किया और उसने कुछ बॉक्स रख दिए। उन बॉक्सों पर चढ़ करके वे केले प्राप्त करता है। इसे ही सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रवर्तक मैक्स वर्दाइमर, प्रयोग किया कोहलर ने और सहयोग किया कोफका ने। इसका जो शिक्षा में जो महत्व है सूझ के सिद्धांत का, छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं होता है, प्रयास व त्रुटि के द्वारा सीखते हैं। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, वो सूझ और अंतर्दृष्टि के द्वारा ही सीखते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर, इस शिक्षण सूत्र का सिद्धांत, ये जो शिक्षण सूत्र है पूर्ण से सिद्धांत अंश की ओर, ये गेस्टाल्टवादियों की देन है। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों की जो समस्या है उसे पूरा ज्ञान करवाए। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो सकेगी। कुल मिलाकर के ये गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत किशोरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के द्वारा सीखने से बालकों में विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। विज्ञान, गणित, व्याकरण और ऐसे जो कठिन विषय हैं उनको सीखने व सिखाने के लिए इस सिद्धांत का बहुत ही उपयोग है। अनुसंधान व समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत की बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है तथा तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। अगला जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और इसके प्रवर्तक जो है वो अल्बर्ट बांडूरा है। ये कनाडा के रहने वाले थे और इस सिद्धांत का उन्होंने निर्माण 1977 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाया। गुड़िया और जीवित जोकर पर किए गए इस प्रयोग से बांडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि अनुकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है। अनुकरण के द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया है, उन्होंने ये कहा कि अवधान यानी कि ध्यान को केंद्रित करना, धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण करना यानी उसी चीज़ को दोबारा दिखाना ताकि वो सीख सके और उचित समय पर पुनर्बलन देना। नोट: जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे प्रतिमान या मॉडल कहा जाता है। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो ध्यान रखें, दूसरों के व्यवहार को देखकर के सीखना क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। और इसका जो शिक्षा में जो महत्व है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में असमर्थ होते हैं। यही कारण है कि वे गलत व्यवहार को अनुकरण करने के माध्यम से सीख लेते हैं। अतः बालकों के समक्ष सही व्यवहार वाले प्रतिमान को आकर्षित करने के तरीके प्रस्तुत करने चाहिए। तो सामाजिक अधिगम होना चाहिए ताकि वो उसको देख करके सीख सकें। कक्षा परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान ही प्रस्तुत होने चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है प्रबलन, पुनर्बलन, सबलीकरण का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, इसे हम क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को हम यथार्थ सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को हम चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं
और इसी सिद्धांत को हम परिष्कृत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एक ही सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं और एग्जाम में किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आगे जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे हम इसका शैक्षणिक महत्व आदि देख लेते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया 1915 में। 1915 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत किया। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी, तो यह क्लार्क हल ने लिखी। आवश्यकता की पूर्ति करना इस सिद्धांत का मुख्य तत्व है। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, लेकिन क्लार्क हल का मानना है कि अनुक्रिया उद्दीपक के कारण न होकर आवश्यकता के कारण होती है। तो जो उद्दीपक होता है वो आवश्यकता के कारण होता है, न कि अनुक्रिया के कारण होता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाया गया हर एक सकल प्रयास व्यक्ति को पुनर्बलन देता है तथा व्यक्ति के क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार करता हुआ आवश्यकता की पूर्ति कराता है तथा आवश्यकता की पूर्ति करके अपने चालक को वे शांत करता है। क्लार्क हल के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। वहीं स्किनर ने इस सिद्धांत पे अपनी राय रखी है कि अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत हुए हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। और अरस्तु ने जो परिभाषा दी है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह परिभाषा अरस्तु ने दी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पे हम चर्चा करेंगे और आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।